तो बच्चों पिछले पार्ट में तो हम लोगों ने अजम्पशंस जिस पर ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज बेस्ड है उन अजम्पशंस को डिटेल में समझा। अब हम लोग इस थ्योरी को डेवलप करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक क्यूबिकल कंटेनर है। इस क्यूबिकल कंटेनर का डायमेंशंस है L और इस कंटेनर में गैस कंटेन्ड है। गैस कंटेन्ड है तो यहाँ पे खूब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे और ये सब मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे होंगे। तो सारे मॉलिक्यूल्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने एक पर्टिकुलर एक टिपिकल मॉलिक्यूल ले लिया है। उस मॉलिक्यूल के पास एक वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। हम लोग लिख देते हैं वेलोसिटी वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अच्छा, इस v के साथ एक i भी होना चाहिए क्योंकि ये तो आयत पार्टिकल है ना। इस तरह के बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ और मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स होंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी i वाला नोटेशन नहीं लगा रहा हूँ। बाद में लास्ट में मैं i वाला नोटेशन भी घुसा दूंगा क्योंकि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के मोशन को एनालाइज कर रहा हूं। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ एक मॉलिक्यूल के मोशन की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर अभी आई देने की जरूरत नहीं है। जब बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो हर मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए अलग अलग सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात है इसलिए मैं आई नहीं लिख रहा हूं। अब ये जो मॉलिक्यूल है इस कंटेनर में मूव कर रहा है, मूव करेगा तो ऑब्वियसली ये वॉल से टकराएगा। अब हम लोग एक कोई पर्टिकुलर वॉल ले लेते हैं, हम लोग ये वाला वॉल ले लेते हैं। ये जो वॉल है ना वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, हम लोग इस वॉल की बात कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि इस वॉल पे जो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है इस पे गैस मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स या कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। फोर्स क्यों एग्जर्ट करेंगे? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं मोशन में है और इस वॉल से कोलाइड करेंगे। कोलिजन होगा तो ऑब्वियसली कुछ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो इसी डायग्राम को हम लोग फ्रंट से देखते हैं, सामने से देखते हैं। ये वाला वॉल है जो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, वो इस वॉल से टकराया, टकराने के बाद इधर चला गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वॉल जो भी फोर्स लगाएगा या वॉल और मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? परपेंडिकुलर टू द वॉल लगेगा। देखो ये वाला जो वॉल है ना ये है वाईजेड प्लेन के पैरेलल, तो जो भी फोर्स लगेगा वो इस वॉल के परपेंडिकुलर लगेगा। अगर एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल या एक स्फीयर किसी वॉल से कोलाइड कर रहा है और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो जो भी फोर्स लगना है वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। पैरेलल टू वॉल तो कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। तो कोलिजन के बाद इसका Vx कंपोनेंट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज कर जाएगी। इनिशियली कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी है Vx, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -Vx क्योंकि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। और ये जो वॉल है ये क्या है? ये तो मैसिव वॉल है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वॉल से अगर कोई स्फेरिकल बॉल टकराए तो क्या होता है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रिवर्स हो जाता है। पहले वेलोसिटी क्या था? Vx था, है ना। Vx वेलोसिटी से ये वॉल को अप्रोच कर रहा है, तो किस वेलोसिटी से ये वॉल से दूर जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो -Vx हो जाएगा। ये तो हर किसी को पता है। ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और हम लोग जानते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका मोमेंटम x डायरेक्शन में तो चेंज हुआ, डेल्टा px ये कुछ आ जाएगा। ध्यान रखिए x डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज हुआ। पैरेलल टू वॉल देखो इस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, जो भी फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में वो परपेंडिकुलर टू वॉल लग रहा है, अलोंग दिस डायरेक्शन लग रहा है। ये जो वॉल है वो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हो जाएगा -2mvx। हम लोग मान रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है उसका मास है m, तो इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना लॉस हुआ? 2mvx, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है इतना मोमेंटम इस वॉल को दे रहा है, यानी कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू वॉल कितना हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे लिखें डेल्टा px, क्योंकि x डायरेक्शन में ही सब कुछ हो रहा है, गिवन टू वॉल। वॉल को कितना दिया इस मॉलिक्यूल ने?
2mvx। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को लगता है कि सर अगर इस वॉल को मोमेंटम मिल रहा है तो ये वॉल यहाँ से उड़ के क्यों नहीं चला जाता है, ये वॉल क्यों नहीं मूव करने लगता है। बहुत सिंपल है ना, क्योंकि ये वॉल अकेला तो है नहीं, यहाँ पर आपने स्क्रू वगैरह से कुछ टाइट कर रखा होगा। आप 3 डायमेंशन में देखिए, आप इसको देखो, ये है ना वॉल, ये है वॉल जिसकी कहानी सारी हो रही है। तो इस वॉल में यहाँ पर कुछ हिंज मैकेनिज्म, यहाँ पर कुछ हिंज स्क्रू वगैरह तो कुछ होगा ना, तो उसके कारण ऑब्वियसली ये जो वॉल है ना उड़ के मूव तो नहीं करने लगेगा, मूव नहीं करेगा, लेकिन इस वॉल पे उतना मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि इस वॉल पे उतना फोर्स लग रहा है। अब उस फोर्स को यहाँ पर जो भी स्क्रू वगैरह होगा, हिंज होगा, जो भी मैकेनिज्म होगा जिससे आपने ये क्यूबिकल कंटेनर बनाया है, वो मैकेनिज्म का फोर्स बैलेंस कर लेगा। लेकिन फील तो हुआ यहाँ पर इतना फोर्स, इस वॉल पे उतना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ। कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ? 2mvx। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बार ट्रांसफ़र हुआ? नहीं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये तो पूरा अंदर में ऐसे ऐसे कुछ कुछ करता रहेगा ना, बार बार आकर के इस वॉल से टकराएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये मॉलिक्यूल एक बार टकराया और उसके बाद रुक गया। ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो लाल वाला रेड वाला मॉलिक्यूल है, अंदर में तो मोशन कर रहा है, यानी कि बार बार इस वॉल से ये टकराएगा। यानी कि ये मॉलिक्यूल रेड वाला अभी इस वॉल से टकरा करके 2mvx मोमेंटम ट्रांसफ़र किया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो ढीठ मॉलिक्यूल है, ये जो बदमाश मॉलिक्यूल है, फिर से आ जाएगा और इस वॉल के साथ टकराएगा। बिल्कुल टकराएगा, टकराना ही है। कितनी देर बाद आएगा? बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि ये डायमेंशन L है, ये डायमेंशन L है, सारा डायमेंशन L है। तो इस मॉलिक्यूल को यहाँ से टकराने के बाद जाने में और फिर रिटर्न बैक इस वॉल के पास आने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर देखिए टकराया, उसके बाद क्या होगा? ये मॉलिक्यूल जाएगा फिर वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2l। और इस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है? vx। x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2l। तो कितने टाइम के बाद ये जो मॉलिक्यूल है वो दोबारा इस वॉल से टकराएगा? 2l/vx टाइम के बाद। ये जो मॉलिक्यूल है वो एक बार टकराया, टकराने के बाद फिर ये वापस गया, फिर यहाँ पर सामने वाले वॉल से टकराएगा, फिर ये वापस आएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में 2 बार जाना है। यहाँ से पहले एक बार गया ऐसे, फिर ये वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन क्या है? 2l। वेलोसिटी का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन क्या है? vx। तो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स क्या हो गया? 2l/vx। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को 2 कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो वो कन्फ्यूजन या वो डाउट मैं आपको बता दूंगा। कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि बच्चे सोच रहे होंगे, मैं बता ही देता हूँ, कि सर ये ज़रूरी है कि ये जो यहाँ पर कोलिजन हुआ उसके बाद ये वापस सीधा ऐसे जाए और वापस ऐसे आ जाए? रास्ते में ये इस वॉल से या इस वॉल से या इस वॉल से भी तो टकरा सकता है। बिल्कुल सही आपका सोचना है, रास्ते में वो दूसरे वॉल से टकराएगा, तो इस वॉल से टकराएगा या इस वॉल से टकराएगा, टकराना ही है। देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, तो फिर ये मॉलिक्यूल ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर आकर इस वॉल से टकराएगा, ऐसे होगा। लेकिन तब भी ये वाला टाइम 2l/vx रहेगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है। रास्ते में देखो ऐसे मान लो ये इस वॉल से टकराया, तो ये वॉल से जो कोलिजन होगा वो भी तो परफेक्टली इलास्टिक है, बिल्कुल सही। तो इस वॉल से जब ये टकराएगा तो ये वॉल जो फोर्स लगाएगा वो भी परपेंडिकुलर टू वॉल लगाएगा। फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू वॉल, इसका मतलब पैरेलल टू वॉल कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब ये जो vx है वो क्या है? पैरेलल टू वॉल है, यानी कि यहाँ पर कोलिजन होने से या यहाँ पर कोलिजन होने से vx कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोलिजन हुआ सामने वाले वॉल से तो क्या होगा? vx का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा इस जगह पे, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका -vx है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। टकराने के बाद ऐसे जब ये निकलेगा तो उसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx हो जाएगा। यहाँ पे जो वॉल है यहाँ पर vx का कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन बाकी जो भी वॉल्स है ना, देखो ये वाला वॉल या ये वाला वॉल, इन सब वॉल्स में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि देखो जो भी फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू वॉल लग रहा है। फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू वॉल, तो पैरेलल टू वॉल, ध्यान रखो, पैरेलल टू वॉल कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो इस वॉल के पैरेलल है ये vx, उसी तरह इस वॉल के पैरेलल है ये vx।
तो इन दोनों वॉल से इससे और इससे टकराने से Vx का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, Vx सेम रहेगा। और हम लोग को पता करना है कि यहां से कोलिजन करने के बाद कोलाइड ओलाइड सब जगह करके वापस यहां तक आने में कितना टाइम लगा। तो वापस यहां तक आने में x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, ऑब्वियसली 2l डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना। एंड अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अलोंग स्पीड क्या है, Vx है। ये Vx तो चेंज नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता है, और यहाँ पे तो ना डायरेक्शन चेंज होता है ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स 2l/Vx ही रहेगा। अब टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स अगर 2l/Vx है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, Vx/2l। बहुत सिंपल है ना। अगर मैं कहूं कि टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स है 1 मिली सेकेंड, यानी कि दो कोलिजन्स के बीच में 1 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, और फिर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकेंड में बताओ कितने कोलिजन्स होंगे। बहुत सिंपल है, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिली सेकेंड कर दीजिए, यानी कि 1000 कोलिजन्स, यानी कि एक सेकेंड में 1000 कोलिजन्स हुए। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा Vx/2l। तो ये समझ में आया सबको। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम हो गया Vx/2l। क्यों आया, क्योंकि टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स है 2l/Vx। इसी का रिवर्स कर दीजिए तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम हो गया Vx/2l। और एक कोलिजन में कितना मोमेंटम ट्रांसफर होता है वॉल को, 2mVx। यहां से देखो, ये शुरुआत में मैंने बताया था कि एक बार जब ये मॉलिक्यूल कोलाइड करता है इस वॉल से, इस पर्टिकुलर वॉल से, अभी सारा कहानी इसी वॉल पे हो रहा है जो YZ प्लेन के पैरेलल है। एक मॉलिक्यूल द्वारा एक कोलिजन में 2mVx मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, दिस इंटू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, यानी कि दिस इंटू कर दीजिए Vx/2l। सिंपल लॉजिक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड डेल्टा P ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम डेल्टा P/डेल्टा T, या इसको सीधे सीधे फोर्स लिख देना कि फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन दिस वॉल। F क्या हो जाएगा, F को आप लिख सकते हैं एक कोलिजन में जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड हुआ 2mVx इंटू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम Vx/2l। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ये m क्या है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो इसको जब करेंगे तो हो जाएगा mVx²/l। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया फोर्स ऑन वन वॉल बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल। कितना हो जाएगा, mVx²/l। ये है फोर्स। इस फोर्स से आपको प्रेशर फाइंड करना है, तो क्या करिएगा, बहुत सिंपल है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर दीजिए। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है, ध्यान दीजिए। पहला कंफ्यूजन तो कुछ बच्चों को हो सकता है कि सर ये इधर वाले वॉल से टकराया तो उसके टकराने के कारण कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मैंने समझा दिया कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर वॉल के साथ जो कोलिजन हो रहा है इस मॉलिक्यूल का या किसी भी मॉलिक्यूल का, वो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन है तो जो भी फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू वॉल लग रहा है। इसका मतलब पैरेलल टू वॉल मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला Vx कांस्टेंट रहेगा अगर यहां पर कोलिजन हुआ और यहां पे कोलिजन हुआ तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम Vx/2l होगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि आप कह सकते हैं कि सर यहां पे सिर्फ ये अकेला एक मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, कि जिसको आपने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला फ्री हाईवे दे रखा है कि यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, रास्ते में उसका किसी और मॉलिक्यूल से कोलिजन नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। और आपका सोचना बिल्कुल सही है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, क्योंकि हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल ऐसे v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है कि ठीक है मैं थोड़ी देर के बाद अपने इस वॉल से टकराऊंगा। गाना गाते हुए जा रहा है कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। ये मॉलिक्यूल जा रहा है, लेकिन अब रास्ते में भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, रास्ते में खूब सारे विलेंस होंगे, अमरीश पुरी टाइप के लोग होंगे। मान लीजिए कि रास्ते में एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल गया जो v2 वेलोसिटी के साथ जा रहा है और इन दोनों मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो गया। बिल्कुल हो सकता है ना, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना ही है। तो जब इन दोनों मॉलिक्यूल का कोलिजन हो गया तो उस कोलिजन में तो इस v1 का x कंपोनेंट चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, मैं जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में घुसा रहा हूं, ये सब कन्फ्यूजन आपके मन में आना चाहिए। ये मॉलिक्यूल है, ये रेड वाला मॉलिक्यूल है जिसकी कहानी मैं शुरू से बता रहा हूं कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। 2l/Vx टाइम के बाद
ये मॉलिक्यूल वापस आ गया इस वॉल पे। लेकिन आप कह सकते हैं कि रास्ते में अगर उसे दूसरा मॉलिक्यूल मिल गया तो उस कोलिजन के कारण इसका तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो कोलिजन होगा तो उस कोलिजन में इसका एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि 2L/Vx टाइम के बाद दूसरा कोलिजन हो जाएगा, तो उसका भी देखो बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आंसर भी इस क्वेश्चन का आ जाना चाहिए। ये दोनों क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों सेम गैस के मॉलिक्यूल हैं, दोनों का मास सेम होगा। अगर इसका मास m है तो इसका भी मास m होगा। अब अगर दो मॉलिक्यूल्स या दो स्फीयर सेम मास के हैं और कोलिजन करते हैं और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो क्या हो जाता है? उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। यानी कि अभी अगर इस मॉलिक्यूल के पास v1 वेलोसिटी है तो कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा? इस मॉलिक्यूल के पास आ जाएगी v2 वेलोसिटी, ये इधर मूव करने लगेगा, और ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास आ जाएगी v1 वेलोसिटी। यानी कि अब ये मॉलिक्यूल इस वॉल से आके टकराएगा। तो इस वॉल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, दीवाल के कान होते हैं, आंख नहीं होता है। इस दीवाल को तो बस ये मालूम है कि हाँ भाई मुझे 1 मिनट में 1000 मॉलिक्यूल्स आकर के हमसे टकराएंगे। अब मॉलिक्यूल नंबर 1 आकर टकराए या मॉलिक्यूल नंबर 2 आकर के टकराए, इसको क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों मॉलिक्यूल का मास सेम है। कोलिजन के बाद देखो इस मॉलिक्यूल 2 की वेलोसिटी v1 हो गई, तो यहाँ पर आते आते उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी सेम है। तो इस दीवाल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना कि मॉलिक्यूल 1 आकर टकराया या मॉलिक्यूल 2 आकर के टकराया। इसको बस ये मालूम है कि मेरे साथ इतना कोलिजन हो रहा है कि 1 मिनट में या 1 सेकेंड में मेरे साथ 1000 कोलिजन्स या 10,000 कोलिजन्स हो रहा है। उस कोलिजन में मॉलिक्यूल 1 कितनी बार आया या मॉलिक्यूल 2 कितनी बार आया, इससे इस वॉल को कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स का मास सेम है। जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हुआ तो मॉलिक्यूल 1 की जो वेलोसिटी थी v1 और मॉलिक्यूल 2 की वेलोसिटी थी v2, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और सेम मास के कारण वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाता है। तो पहले देखो क्या था, मॉलिक्यूल 1 जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा था, लेकिन कोलिजन के बाद ये जो मॉलिक्यूल 2 है ये v1 वेलोसिटी से जाएगा। तो इस दीवार को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि रास्ते में कुछ कोलिजन हुआ है। मान लीजिए कि दीवार के पास आप किसी आदमी को खड़ा कर देते हैं, उसकी आंख पे पट्टी बांध देते हैं, और उस बदकिस्मत आदमी की नियति में, उसके बैड लक में यह है कि भाई तुमको 1 मिनट में 100 बच्चे आकर के तुम्हें 100 थप्पड़ मारेंगे, सेम प्रेशर सेम फोर्स लगा करके। अब उसका आंख पे पट्टी बंधा हुआ है, तो उस आदमी को क्या पता चला कि उसे राम मारा है कि श्याम मारा है कि मोहन मारा है कि सोहन मारा है कि रीता मारी है कि गीता मारी है? कुछ फर्क नहीं पड़ना है ना। वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि 1 मिनट में मुझे 100 थप्पड़ लगे। राम ने थप्पड़ मारा या श्याम ने थप्पड़ मारा, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ इस वॉल के साथ हो रहा है। मॉलिक्यूल 1 आके कोलाइड करे या मॉलिक्यूल 2 आकर के कोलाइड करे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल का मास सेम है। दोनों मॉलिक्यूल जब इस वॉल से कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी सेम है। तो इसीलिए अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोलिजन हो रहा है तो उससे भी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो जनरली बुक्स में नहीं रहता है, लेकिन ये सब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो हमने बता दिया कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम हो गया Vx/2L। फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? m × Vx²/L। अब ये तो फोर्स है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि F/L² कर दीजिए। तो F/L² क्या हो जाएगा? m Vx²/L³ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल। ये देखो, ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल। लेकिन क्या सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है क्या? नहीं, वहाँ तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? आप इसको ऐड कर दीजिए। समेशन कहाँ से कहाँ तक? I = 1 से अप टिल n। अगर n मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर जो Vx² हमने लिखा था ना, इसमें अब हमें I वाला सबस्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी। ये भी ध्यान रखना, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी सेम हो। उनमें एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कुछ की वेलोसिटी कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी, कुछ की बिल्कुल 1 मीटर पर सेकेंड होगी, कुछ की हो सकता है कि 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाए।
तो एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो इसलिए हमने VIX स्क्वायर कर दिया। VI का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, और उसका x कंपोनेंट हमें फाइंड करना है, तो हमने x वाला सबस्क्रिप्ट भी लगा दिया। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन वन वॉल। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो VIX स्क्वायर समेशन है, समेशन फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू कैपिटल N, ये कैसे फाइंड किया जाए। और ये कैपिटल N क्या है, ये कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन दैट कंटेनर। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, जब भी कैपिटल N यूज हो ना तो समझ लीजिए ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे हम लोग स्मॉल n यूज करेंगे, वो मोल्स के लिए यूज करेंगे, इसलिए कैपिटल N हमेशा याद रखिए, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हैं। तो अब इसको कैसे फाइंड किया जाए, इसमें आप देख रहे हैं कि जो m और L³ है वो तो कांस्टेंट है, तो उसको तो मैं आसानी से बाहर निकाल सकता हूं, m/L³ कर दिया, समेशन अंदर में आ गया VIX होल स्क्वायर। अब समेशन के साथ हम लोग 1 to n नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जहां भी मैं समेशन यूज कर रहा हूं, इसका मतलब समेशन है 1 से लेकर के कैपिटल N, ऑल n मॉलिक्यूल्स पे। अब इस चीज को कैसे फाइंड किया जाए, समेशन VIX स्क्वायर। आपको याद होगा कि जब हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे, वेलोसिटी वेक्टर दिस इज इक्वल टू VXI प्लस VYJ कैप प्लस VZK कैप। ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए था। इस रिलेशन को अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, यानी कि दोनों साइड मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, तो ये भी लिख सकते हैं V स्क्वायर दिस इज इक्वल टू VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर। सिंपल है ना। आपने क्या किया, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो ऑब्वियसली दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। वेलोसिटी स्क्वायर यानी कि स्पीड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर। ये हमने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए किया। तो अब आप ये बताइए कि क्या मैं ये कह सकता हूँ इस रिलेशन से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो VX स्क्वायर होगा वो V स्क्वायर का 1/3 होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? नहीं, ये गलत है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ही तो बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो जो मॉलिक्यूल है इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी ऐसी है V इक्वल टू VX आई कैप, यानी कि उसमें VY और VZ कॉम्पोनेंट 0 है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, VX स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर के लिए ये रिलेशन लिख रहे हैं तो आप आंख मूंद करके रूटीन वे में मैकेनिकली नहीं कह सकते हैं, और नहीं कहना चाहिए कि VX स्क्वायर दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 3। ऐसा नहीं होता है। किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी आप लीजिएगा तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो तीनों कंपोनेंट में इक्वली डिवाइडेड हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल x डायरेक्शन के अलोंग या y डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, तो उस केस में ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 या 10 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तब तक आप इस तरह का कोई रिलेशन नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हम लोग ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो सब में हम लोग ये I का नोटेशन लगा दें, और इस रिलेशन को जो हम लोग n मॉलिक्यूल्स के लिए लिखेंगे, ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे और समेशन कर दें, तो क्या हो जाएगा, समेशन VI स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन VIX स्क्वायर प्लस समेशन VIY स्क्वायर प्लस समेशन VIZ स्क्वायर। इस वेलोसिटी वेक्टर को देख करके उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, फिर उसी रिलेशन को हमने n मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा और सारे रिलेशन को ऐड कर दिया, तो इसलिए ये समेशन का साइन आ गया। अब जब हमने ये समेशन का साइन किया तो देखो हमें ये चाहिए, देखो हमें यही चाहिए ना जो हमें यहाँ पे चाहिए, समेशन VIX स्क्वायर, यहाँ भी है समेशन VIX स्क्वायर। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो समेशन VIX स्क्वायर है वो समेशन VI स्क्वायर का 1/3 होगा। ये हम लोग कह सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि समेशन VIX स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन VIY स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन VIZ स्क्वायर। ये तीनों बराबर होंगे, होना ही है। क्यों होना है? बिकॉज ऑफ सिमेट्री। हमने बताया था कि ये जो गैसियस मीडियम है ये आइसोट्रॉपिक है, इसके अंदर कोई भी प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो x डायरेक्शन है वो प्रेफरेंशियल है, उस डायरेक्शन के अलोंग
आई एक्स स्क्वायर का जो समेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। आप नहीं कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन हो या वाई डायरेक्शन हो या जेड डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन हो, हर डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट, उसका स्क्वायर और उसका समेशन ओवर ऑल n ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स सेम होना है। यानी कि ये तीनों सेम होगा। जब ये तीनों सेम है यानी कि समेशन वी आई स्क्वायर का इक्वल डिवीजन हो रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/3 समेशन वी आई स्क्वायर। ये कैसे आया ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ से आया? जो हम लोगों ने केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, जो अजम्पशन नंबर 6 लिया था और अजम्पशन नंबर 8 लिया था ना, जहाँ मैंने बताया था कि कोई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होता है, ये मीडियम आइसोट्रॉपिक है, यानी कि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहता है। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए सेम हो जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम लोग कलेक्शन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो सेम हो जाएगा। यानी कि अगर आप x डायरेक्शन के अलोंग जाएं या y डायरेक्शन के अलोंग जाएं या z डायरेक्शन के अलोंग जाएं और ये वाला समेशन करें, तो तीनों केस में समेशन की वैल्यू सेम होगी। ये तीनों सेम हो गया, यानी कि इंडिविजुअली एक अगर आप लेंगे तो वो इस LHS का 1/3 हो जाएगा। LHS वाले चीज़ को इन तीनों के बीच में आपको इक्वली डिवाइड करना है, यानी कि समेशन वी आई एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/3 समेशन वी आई स्क्वायर। तो इस चीज़ को अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। अब ये समेशन वी आई स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाए, या फाइंड नहीं कर सके तो इसका कोई नामकरण कर देते हैं। तो इस रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में भी कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी कैपिटल एन रख देते हैं। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब ये जो चीज़ हमें मिल गया है नया ना, इसका एक खूबसूरत सा नाम होता है। ये एक नई क्वांटिटी है। ये बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। ये है समेशन वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। आपने क्या किया है कि हर मॉलिक्यूल के पास गए हैं, उसकी वेलोसिटी ली है या उसका स्पीड लिया है, स्पीड को स्क्वायर कर दिया है, यानी कि स्क्वायर किया स्पीड को। उसके बाद सबको ऐड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, यानी कि उसका मीन लिया। तो ये जो नया चीज़ मिला ना, ये मीन स्क्वायर स्पीड है। इसका एक दूसरा नोटेशन ये भी चलता है, बहुत से बुक्स में आपको मिल जाएगा। वी आई स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और बार लगा देंगे। ये आप लोगों ने स्टैट्स में भी देखा होगा, समेशन बाई एन करिए या सीधे सीधे एक बार लगा दीजिए। ये समेशन डिवाइडेड बाई एन जो होता है ना, ये बार के बराबर होता है। तो मैं कहीं कहीं समेशन बाई एन भी लिखूंगा या सीधे सीधे बार लगा दूंगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो ये क्या हो गया? मीन स्क्वायर स्पीड। अब हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट ले लें और स्क्वायर कर दें, तो बात तो एक ही है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले लीजिए और फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आप उसी नंबर पे पहुंच जाइएगा। 36 एक नंबर है, तो आप रूट 36 करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? देखिए 36 आ जाएगा। तो आप किसी चीज़ का रूट लीजिए और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आप उसी चीज़ पे पहुंच जाइएगा। तो यहाँ जो रिलेशन है ना, ये वाला चीज़, ये अभी क्या है? मीन स्क्वायर स्पीड। मैं क्या करता हूँ, इसका रूट ले लेता हूँ और फिर इसको स्क्वायर कर देता हूँ। ये क्या है? ये समेशन वी आई स्क्वायर बाई एन, ये एक नंबर है, मैं इसका रूट ले रहा हूँ और इसको स्क्वायर भी कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कर देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू कैपिटल N बाई 3। इस L क्यूब को हम लोग वॉल्यूम लिख देते हैं और ये जो चीज़ है ना, उसका रूट ले लेते हैं। समेशन वी आई स्क्वायर बाई एन, इसका रूट ले लिया और इसको फिर से स्क्वायर कर दिया। तो रूट और स्क्वायर लेने से क्या हुआ कि ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अंदर में जो ये पूरा चीज़ आया ना, इसका एक नया नाम दे देते हैं RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो VRMS क्या हो जाएगा? इसको आप यहाँ से देख लो, VRMS हो जाएगा, रूट किया है, अंदर में है स्क्वायर, समेशन वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। 3 वर्ड हैं, 3 ऑपरेशन हो रहा है। पहले हम लोग स्क्वायर करते हैं, देखो सबसे पहले हर मॉलिक्यूल के पास गया, उसकी वेलोसिटी को स्क्वायर किया, फिर उसका सम करके एन से डिवाइड किया, यानी कि मीन लिया, और फिर हमने उसका रूट ले लिया। तो हमें जो स्पीड मिला, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये जो P वाला रिलेशन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू M इंटू कैपिटल N। अच्छा, M इंटू कैपिटल N क्या हो जाएगा?
m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये पूरा पूरा मास हो गया उस गैस का। एक मॉलिक्यूल का मास है m, टोटल कैपिटल N मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये हो गया, तो ये हो गया टोटल मास ऑफ गैस। और इस मास को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मिल गया डेंसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रो बाई 3। अब ये क्या है, VRMS है, तो VRMS का स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन हमने डिराइव किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, P इज इक्वल टू रो बाई 3 VRMS स्क्वायर। तो आपको अगर VRMS फाइंड करना है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करना है मॉलिक्यूल्स का, तो आप ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल के पास तो नहीं जाएंगे कि बेटा तू अपनी वेलोसिटी बता, तू अपनी स्पीड बता। इस तरह तो आपका जीवन गुजर जाएगा, ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल का आप स्पीड पता ही नहीं कर पाएंगे। कैसे पता करिएगा, देखिए इस रिलेशन से, VRMS दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 3P बाई रो। अब P और रो फाइंड करना तो बच्चों वाला खेल है। प्रेशर आप बैरोमीटर से फाइंड कर लीजिए, डेंसिटी आप कुछ मेजर वगैरह करके मास मेजर कर लीजिए, वॉल्यूम मेजर कर लीजिए, डेंसिटी मालूम हो गया। तो VRMS क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3P बाई रो। और इस रिलेशन की खूबसूरती देखिए कितना खूबसूरत है। अब बच्चों को ये खूबसूरत नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है। क्यों? प्रेशर देखो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, ह्यूमन स्केल पे। डेंसिटी भी ह्यूमन स्केल पे मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, लेकिन VRMS क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो ये जो रिलेशन है वो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से कनेक्ट करता है। ये रिलेशन आपको बताता है कि प्रेशर जिसको आप फील कर सकते हैं, आपका कान भी फील कर सकता है, आपका नाक भी फील कर सकता है, वो प्रेशर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कैसे डिपेंडेंट है। तो देखो मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी को हमने माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी से कनेक्ट कर दिया।